हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज़ ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट। ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट एक रिसर्च पेपर में क्या होता है, ये बनाना या इसको ड्रा करना क्यों ज़रूरी है और इसको ड्रा कैसे किया जाता है। ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली जैसे नाम से शो हो रहा है, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट मीन्स टू से एब्स्ट्रैक्ट को या पूरे पेपर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। इट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर रिसर्च। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपका जो पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट है जिस पे आप पेपर राइट अप कर रहे हो उसको आपने एक डायग्राम की शक्ल में एक्सप्लेन करना है, ताकि कोई भी अननोन पर्सन है उसको आपके रिसर्च प्रोजेक्ट को पढ़ने की बजाय एक डायग्राम को देख के ही समझ आ जाए कि आपकी रिसर्च किस टॉपिक से मुतल्लिक है और आपने क्या चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं। ये बनाना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ जर्नल्स की रिक्वायरमेंट में होता है कि आप ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाएं, क्योंकि इससे रीडर्स की अटेंशन ज़्यादा होती है। रीडर्स जो हैं वो आपके काम की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व होकर स्टडी करते हैं और उसके बाद आपकी जो काम की वर्थ है रिसर्च की या आपकी जो पब्लिकेशन की वर्थ है वो ज़्यादा होती है। और एक चीज़ इसमें ये भी आती है, क्योंकि ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट कलरफुल होता है, इसमें डिफरेंट कलर्स यूज़ किए जाते हैं, तो कलर हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, और इसके अलावा ये साइंटिफिक वे, आपकी रिसर्च को प्रेजेंट करने का साइंटिफिक और पिक्टोरियल वे है, इसलिए ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट को लाजमी पेपर का हिस्सा बनाया जाता है। जब भी आप किसी जर्नल में पेपर सबमिट करवाते हो तो उस जर्नल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप पेपर को सेट करते हो। ठीक है, तो अगर तो उस जर्नल की रिक्वायरमेंट में हो कि आपको ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट जमा करवाना लाजमी है, मैंडेटरी है, तो आपको लाजमी बनाना पड़ता है। अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो फिर आप इट्स अप टू यू कि आप ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हो या नहीं बना रहे। बट माई सजेशन इज़ डैट कि अगर ऑप्शनल है या कंपलसरी है फिर भी आप ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट लाजमी बनाओ, क्योंकि इससे आपके काम की वर्थ ज़्यादा होती है। अब स्टार्ट करते हैं कि ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाते वक्त कौन सी बातों को माइंड में रखना चाहिए, किन बातों को अवॉइड करना चाहिए। ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में बेसिकली आपकी ज़रूरी नहीं है कि आप जस्ट डायग्राम लगा दो कि ये डायग्राम है, एरो लगा के बस फाइनल प्रोडक्ट बता दो। कुछ ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट आपको ऐसे भी मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें फॉर एग्जांपल यहाँ आपके सामने एक शो किया गया है, डायग्राम के ऊपर उन्होंने थोड़ा थोड़ा मेंशन किया है कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ताकि फर्स्ट लुक में एक तो आपको आइडिया भी हो जाए किसी अननोन पर्सन को कि आपका ये जो चीज़ या डायग्राम आपने लगाई है ये क्या है बाय नेम, क्योंकि आपने नेम मेंशन किया होगा। उसके बाद आपकी जो पूरा प्रोसेस है, मैकेनिज़्म है, उसको वो भी समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि कुछ लोगों का ये कंसेप्ट है कि ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में जस्ट आपने थ्योरी नहीं देनी, जस्ट डायग्राम अगर लगा दी है तो साथ में उसका नेम मेंशन कर दिया तो थ्योरी नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये थ्योरी थोड़ी बहुत लिखी हुई है कि ऑप्टिमम कंडीशंस क्या हैं, मॉडल्स कौन से डिस्कस किए हैं, तो कुछ लोगों का ये कंसेप्ट है कि इस तरह की चीज़ें ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में नहीं आती, इंट्रोडक्शन पार्ट में आती हैं। कुछ लोगों का ये कंसेप्ट है कि जस्ट अगर हम ये इस तरह की थ्योरी भी ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में लिख दें तो भी वो ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट सही होगा। तो दोनों का आंसर ये है कि अगर कुछ लोग ऐसा कंसेप्ट रखते हैं कि थ्योरी ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में नहीं आ सकती, तो ये उनका कंसेप्ट रॉन्ग है। आप ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में डायग्राम भी लगाएं, आप उसमें थोड़ा थोड़ा मेंशन भी कर सकते हैं, आप उसमें इस तरह की थोड़ी सी थ्योरी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर ये कंसेप्ट है कि जस्ट थ्योरी से ही ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा तो फिर भी आपका कंसेप्ट रॉन्ग है। ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट मीन्स, जैसे मैंने अब पहली ही वीडियो के स्टार्ट में ही बताया, कि इट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर रिसर्च। मीन्स टू से आपने अपनी पूरी रिसर्च को ग्राफ की शक्ल में, फिगर की शक्ल में, इमेज की शक्ल में और कलरफुल इमेज की शक्ल में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर हम, मुझे अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये किस टॉपिक का रिसर्च पेपर है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा बहुत आइडिया लगाने की कोशिश करें कि ये रिसर्च पेपर का टॉपिक क्या है या किसके मुतालिक है, तो हम डायग्राम से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे? ये डायग्राम है, उसके ऊपर लिखा हुआ है वेस्ट वाटर, मीन्स टू से
वेस्ट वाटर है, आइडिया हो गया कि ठीक है ये वेस्ट वाटर है। उसके बाद एरो है जी, ये क्रिस्टल वायलेट डाई है, मीन्स टू से ये उन्होंने डाई लिया है, उसका सोल्यूशन फॉर्म बनाई हुई है, उसके साथ उन्होंने कोकोनट हस्क लगाया हुआ है। और यहाँ पे नीचे लिखा है एड्जॉर्प्शन प्रोसेस। यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये एड्जॉर्प्शन का पेपर है, ठीक है। अभी मैंने आपको टाइटल शो नहीं करवाया, जस्ट फिगर दिखा रही हूँ। तो एड्जॉर्प्शन हो रही है, किसकी हो रही है? वेस्ट वाटर की। उस वेस्ट वाटर में क्या है? क्रिस्टल वायलेट डाई है, इसको एड्जॉर्ब करवाया है कोकोनट हस्क के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जब एड्जॉर्प्शन हो जाएगी तो फिर हमें क्लीन वाटर मिलेगा। जाहिर सी बात है एड्जॉर्प्शन होगी, डाई जो है डाई के मॉलिक्यूल्स वो एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो गए तो हमें क्लीन वाटर मिल गया। लेकिन यहाँ पे जो थ्योरी मेंशन है वो क्या बता रही है? उसमें उन्होंने लिखा है ऑप्टिमम कंडीशंस हैं एक, और एक है आइसोथर्म्स काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक। मीन्स टू से यहाँ पे उन्होंने आइसोथर्म, लैंगमुयर, फ्रेंडलिक एंड डीआर, ठीक है। हमें आइडिया हो गया कि इस पेपर में उन्होंने ये 3 मॉडल डिस्कस किए हैं। काइनेटिक मॉडल्स है सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो सेकंड, इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल। मीन्स टू से ये 3 काइनेटिक मॉडल इस पेपर में डिस्कस किए होंगे। उसके बाद थर्मोडायनेमिक स्टडी है, थर्मोडायनेमिक स्टडी भी की है, टेम्परेचर का इफेक्ट भी स्टडी किया हुआ है। उसके बाद ऑप्टिमम कंडीशंस हैं। ऑप्टिमम कंडीशंस वो कंडीशंस या वो पैरामीटर्स जहाँ पे मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन, मैक्सिमम रिजल्ट आए हैं। pH 12 का सोल्यूशन बनाया, 50 ppm डाई कंसनट्रेशन रखी, 0.6 ग्राम एड्जॉर्बेंट डोज है, 60 मिनट का कॉन्टैक्ट टाइम है, 10 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये उनकी ऑप्टिमम कंडीशंस हैं। हमें यहाँ से इस ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट से ये पता चला कि ये जो पूरा पेपर है ये किस टॉपिक से मुतल्लिक है? एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज से मुतल्लिक है, विद द हेल्प ऑफ बायोजॉर्बेंट। बायोजॉर्बेंट है, कोकोनट हस्क बायोजॉर्बेंट है, कोई कंपोजिट, नैनो कंपोजिट तो नहीं ना, ये बायोजॉर्बेंट है क्योंकि ये प्लांट का वेस्ट है, ठीक है। अब बायोजॉर्बेंट की काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि बायोजॉर्बेंट क्या होता है। अभी बायोजॉर्बेंट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वेस्ट या लिविंग थिंग्स का वेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर प्लांट का वेस्ट है, नीम डस्ट, नीम लीव्स हैं, उनकी पाउडर फॉर्म अगर आप यूज़ कर रहे हो, या कोकोनट हस्क है, या कोयर पिथ है, इस तरह की चीज़ें जो प्लांट से ड्राइव हो रही हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव हो रही हैं, तो आप उसको बायोजॉर्बेंट कह सकते हो। फॉर एग्जांपल सिट्रस जियोडरा सार्डस्ट है, या इसके अलावा पोटैटो पील्स हैं, ये सारे बायोजॉर्बेंट हैं, ठीक है। और बायोजॉर्बेंट का बेनिफिट यूज़ करने का ये होता है कि वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, और क्योंकि वो वेस्ट होता है तो वेस्ट को हम रीयूज़ कर रहे हैं एड्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए, तो वो हमारा प्लस पॉइंट काउंट होता है। जबकि जो कंपोजिट, नैनो कंपोजिट्स बनाना या हाइड्रोजेल बनाना या इस तरह के डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ करके एक नई प्रोडक्ट बनाना या हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर बनाना, इसका ये थोड़ा सा आता है कि ये जिस बंदे को एक्सपीरियंस है या जिस बंदे को लैब में केमिकल्स यूज़ करना आते हैं सही तरीके से, वही बंदा अच्छे तरीके से वो प्रोडक्ट बना सकता है। और वो कॉस्टली होती है इस लिहाज से कि उसके लिए केमिकल आपको परचेज़ करने पड़ते हैं और उसमें आपको कंडीशंस ऑप्टिमाइज्ड करनी होती हैं। पहले तो आप उनकी सिंथेसिस करोगे जो भी आप कंपोजिट, नैनो कंपोजिट बना रहे हो, फिर बाद में उसको यूज़ करोगे। जबकि बायोजॉर्बेंट ऑलरेडी नेचर में सिंथेसाइज्ड है, आपको जस्ट प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। प्रिपेयर करने का मतलब ये होता है कि आपको थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी होगी। फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा बहुत वॉश करना होगा, उसको ड्राई करना होगा, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स रिमूव करने होंगे, या आपने अगर उसकी ग्राइंडिंग करवानी है तो आपको वो करनी होगी, उसके बाद सीविंग करनी होगी। इसकी अलग से वीडियो अपलोडेड है एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज की प्लेलिस्ट, जिसमें हमने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर भी देखा है, थीसिस राइटिंग की प्लेलिस्ट, इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप काइंडली इसको चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बायोजॉर्बेंट की बात हो रही थी। तो बायोजॉर्बेंट क्या है कि ये नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है, लो कॉस्ट है, इजीली अवेलेबल है, आपको इनको परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट आपके सामने एक रखा था, एक और ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट आपके सामने रखती हूँ जिसको देख के आपको काफ़ी हद तक आइडिया होगा कि ये क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। ये ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट आपके सामने है जी। ये भी यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हो रही है, ये पोटैटो पील्स हैं, ये पोटैटो पील्स पाउडर है, ठीक है। मीन्स टू से ये पोटैटो पील्स इन्होंने इस फॉर्म में लिए, रफ फॉर्म में, वेस्ट फॉर्म में, उसको फिर पाउडर में कन्वर्ट किया। तो ये पाउडर फॉर्म जो है, जो मैं अभी बात कर रही थी कि आपको थोड़ा बहुत सैंपल को या बायोजॉर्बेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है,
तो यही प्रिपरेशन है, मीन्स टू से उसकी ग्राइंडिंग करवा देनी है आपने, फिर उसके बाद सीविंग करवानी है। तो ये सारी हम बातें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैं एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइस की प्लेलिस्ट में दे दूँगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि जी उन्होंने पोटैटो पील्स लिए हैं, फिर उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। उसके बाद एरो जा रहा है जी कोंगोरेट डाई सोल्यूशन की तरफ। इट मीन्स कि वो इस कोंगोरेट डाई के सोल्यूशन को एब्जॉर्ब करवाना चाह रहे हैं ऑन पोटैटो पील्स। और उसके केस में यहाँ पे उन्होंने ऊपर मेंशन किया है वाशिंग, ग्राइंडिंग, सीविंग एंड स्टोरेज। मीन्स टू से जब वो पोटैटो पील्स पाउडर में कन्वर्ट कर रहे थे तो उन्होंने ये वाले स्टेप्स फॉलो किए थे। ठीक है, ये सारे स्टेप्स अभी इनके रिसर्च पेपर में भी मेंशन होंगे डिटेल में। उसके बाद जब एड्जॉर्प्शन उन्होंने डाई सोल्यूशन के अंदर इस एड्जॉर्बेंट को ऐड किया तो फिर क्या हुआ, एड्जॉर्प्शन हुई। एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट यानी कि एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर इस तरह एड्जॉर्बेट यानी कि डाई के मॉलिक्यूल, जो इस केस में डाई मॉलिक्यूल को एड्जॉर्ब करवा रहे हैं, तो ये डाई के मॉलिक्यूल्स हैं, एड्जॉर्ब हो जाएंगे, एड्जॉर्प्शन होगी। और ये बैच एड्जॉर्प्शन हो रही है। यहाँ पे वो ये बात क्लियर कर रहे हैं कि बैच एड्जॉर्प्शन हो रही है। बैच एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि आप हर पैरामीटर को अलग से स्टडी कर रहे हो। मीन्स टू से सबसे पहले आपने पीएच के एक्सपेरिमेंट लगाए, पीएच ऑप्टिमाइज़ की, फिर उसके बाद उसी पीएच ऑप्टिमम पीएच पे फिर अगले एक्सपेरिमेंट लगाए जिसमें आपने कॉन्टैक्ट टाइम को ऑप्टिमाइज़ किया। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लगाए जिसमें आपने डाई सोल्यूशन को की कंसंट्रेशन को ऑप्टिमाइज़ किया, या इसके अलावा आपने एड्जॉर्बेंट डोज को ऑप्टिमाइज़ किया, फिर टेम्परेचर पैरामीटर स्टडी किया। अगर आप हर रिएक्शन को, हर पैरामीटर को अलग अलग से कर रहे हो, मतलब पहले एक पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ कर लेते हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर स्टडी करते हो, फिर उसके बाद फिर अगला पैरामीटर, तो ये बैच है। मीन्स टू से स्टेप बाय स्टेप रिसर्च है आपकी। और अगर आप कोई ऐसा रिएक्शन लगा रहे हो जिसमें आप सारी चीज़ें एक ही दफ़ा स्टडी कर लेते हो, एक ही रिएक्शन लगा के सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हो, तो डैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉलम एड्जॉर्प्शन। ठीक हो गया। तो कॉलम एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि आपको हर रिएक्शन को सेपरेटली नहीं लगाना पड़ता, आप एक ही रिएक्शन में सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ कर लेते हो। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया बैच एड्जॉर्प्शन हो रही है। जो आपकी एड्जॉर्प्शन है आप उसको भी ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक न्यू चीज़ मिली बैच एड्जॉर्प्शन की। उसके बाद रिजल्ट्स उनके क्या हैं, क्लीन वाटर मिल गया। और उस यहाँ पे ऊपर उन्होंने भी कंडीशन मेंशन की हैं, ऑप्टिमम कंडीशंस। ठीक हो गया। तो ये आपके सामने ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट का एक इमेज रखा। अब मेक श्योर कि जब भी आप ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाएं उसमें आप कलर चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें, ब्लैक एंड वाइट को अवॉइड करें और कलर्ड चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें। और आपकी जो राइटिंग है वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो एक फिगर की शक्ल में या डायग्राम की शक्ल में सबको क्लियर हो के आपने लिखा क्या है। ठीक हो गया। तो ये ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट एक दूसरा सैम्पल आपके सामने रखा था। उसके बाद में एक और पेपर, इसका ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट आपके सामने रखती हूँ जो कि रिसेंटली पब्लिश हुआ है। इसमें अगर इनका ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट देखें तो इनका थोड़ा सा, क्योंकि डायग्राम ज़्यादा है इस वजह से थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, लेकिन बातें सारी वही हैं। यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट डाई लिया है, कंटेमिनेटेड वाटर है जी। मीन्स टू से ये जो कंटेमिनेटेड वाटर है हमने इनको क्या किया, हमने इसको प्योरीफाई करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एड्जॉर्प्टिव रिमूवल ऑफ क्रिस्टल वायलेट यूजिंग बनाना पील पाउडर, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। इन्होंने ऑब्जेक्टिव को भी एब्स्ट्रैक्ट में ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट की शक्ल में मेंशन किया। आप इस तरह ऑब्जेक्टिव भी मेंशन कर सकते हैं। ये सारे सैंपल आपको दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। इन चीज़ों को बताने के बाद मैं आपके सामने ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट एक बना के भी दिखाऊंगी। ठीक हो गया। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि किसी भी जगह पे कोई भी पॉइंट मेरे माइंड में जब आता है तो मैं आपके सामने डिस्कस कर लेती हूँ, शेयर कर देती हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने वीडियो को बस शुरू से देखना है, ये दरमियान से एंड से स्किप कर देना है। कुछ वीडियोस में मैंने ये कभी कभार ऐसे भी होता है कि मैं एंड पे भी सारी टिप्स बता देती हूँ, तो फिर वहाँ से आपकी वो पॉइंट्स मिस हो जाते हैं और फिर आपको समझ नहीं आती। ठीक हो गया। तो यहाँ पे बनाना पील पाउडर इनका एड्जॉर्बेंट है, ये क्रिस्टल वायलेट डाई का सोल्यूशन है। यहाँ पे वो लैंगमेर आइसोथर्म मॉडल और सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक मॉडल लिखा है। इट मीन्स कि इनका जो पूरा एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस था वो लैंगमेर को फॉलो किया और सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक मॉडल, ये दो मॉडल इनकी रिसर्च के ऊपर फिट आए हैं। इनके जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था उनके ऊपर ये दो मॉडल डिस्कस सब मॉडल सारे डिस्कस किए हैं लेकिन फिट ये आए हैं। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ऑप्टिमम कंडीशंस मेंशन की हैं कि पीएच 7 है, कॉन्टैक्ट टाइम 10 मिनट है, ईटीसी। ये आप स्टडी कर लीजिएगा इस पेपर से। इस पेपर का टाइटल मैं आपके सामने रख देती हूँ। अगर आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के मतलब काम है तो आप ये सारे पेपर्स को एज अ रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हो।
ऑप्टिमम कंडीशंस मेंशन करने के बाद यहाँ पे अगेन उन्होंने वही चीज़ बता दी कि एड्जॉर्प्शन हो रही है, एड्जॉर्बेट है और एड्जॉर्बेंट है, ठीक है, एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। उसके बाद 93% एड्जॉर्प्शन हुई है, इन्होंने अपनी एड्जॉर्प्शन की परसेंटेज बता दी। आप इस तरह परसेंटेज भी बता सकते हैं। और उसके बाद जब एड्जॉर्प्शन हो जाएगी तो रिज़ल्ट क्या होगा, क्लीन एंड प्योर वाटर। तो यहाँ पे एड्जॉर्प्शन के बाद उनका जो रिज़ल्ट था उन्होंने वो भी बता दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब एड्जॉर्प्शन हुई है तो उसी सॉल्यूशन में अगर वो नाइट्रिक एसिड यूज़ कर लें एज अ डिसॉर्बिंग एजेंट तो फिर क्या होगा, डिसॉर्प्शन हो जाएगी, डाई अलग हो जाएगा और एड्जॉर्बेंट अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे उनकी 91% डिसॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। तो इट मीन्स कि इन्होंने एड्जॉर्प्शन स्टडी करने के साथ साथ डिसऑर्प्शन स्टडी भी की हुई है और डिफरेंट मॉडल्स भी डिस्कस किए हैं, जिसमें आइसोथर्म मॉडल्स और काइनेटिक मॉडल्स भी हैं। और यहाँ पे उनका एक ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट की शक्ल में सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके आइसोथर्म मॉडल कौन से थे, काइनेटिक मॉडल डिस्कस किए हैं या नहीं किए, एड्जॉर्प्शन हुई है, कितनी % एड्जॉर्प्शन हुई है, ऑप्टिमम कंडीशंस क्या हैं और कितने % डिसऑर्प्शन हुई है और डिसऑर्प्शन क्यों हुई है जब नाइट्रिक एसिड एज अ डिसऑर्बिंग एजेंट यूज़ किया है, ठीक हो गया। और एड्जॉर्प्शन के रिजल्ट में उनका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है, क्लीन वाटर। होप्स हो के यहाँ पे आपको इस ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट की भी समझ आई होगी और आपने इस ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट का भी थोड़ा बहुत लेआउट और डिज़ाइन चेक कर लिया होगा। इससे नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये जो पेपर है ये आपके सामने मैं रखती हूँ, ये जर्नल ऑफ डिस्पर्जन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसका पब्लिशर टेलर एंड फ्रांसिस है, उसमें पब्लिश्ड हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे ये देखें जर्नल का नेम ऊपर चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। और उससे पिछला पेपर ये भी जर्नल ऑफ डिस्पर्जन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसी जर्नल में पब्लिश्ड हुआ है। और उससे जो पिछला पेपर था वो वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस जर्नल में पब्लिश हुआ है जिसका के पब्लिशर IWA पब्लिशिंग है, ठीक हो गया। तो आपके सामने डिफरेंट जर्नल्स के पेपर रखे हैं और यहाँ पे अब जो पेपर है ये सस्टेनेबल वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट जिसका पब्लिशर स्प्रिंगर नेचर है, इस जर्नल का ये पेपर है। आप इसका टाइटल चेक कर सकते हैं और अगर आप इसको डाउनलोड या साइट करना चाह रहे हैं अपने रिसर्च में तो वो भी कर सकते हैं। इस पेपर का ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट अगर हम चेक करें तो कलरफुल है, देखने में भी अच्छा लग रहा है और थोड़ा बहुत कंसाइज है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि सारी डायग्राम लगाई हैं और ये भी नहीं है कि सारी थ्योरी ही लिखी है, दोनों का मिक्सचर है। इस तरह का ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट अगर आप बनाते हैं तो दैट्स रियली गुड। अगर हम चेक करें हैवी मेटल्स काज वाटर पोल्यूशन, मीन्स टू से वो कह रहे हैं कि हैवी मेटल्स की वजह से वाटर पोल्यूशन हो रही है, ठीक है, हो रही है। मतलब उन्होंने पहले वाटर पोल्यूशन की रीज़न बताई कि क्यों हो रही है, हैवी मेटल्स की वजह से। उसके बाद एरो लगा है, एरो भी कलरफुल है और डिज़ाइन में भी है। आप इस तरह का एरो भी लगा सकते हैं, आप सिंपल एरो भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। इस तरह के एरोज़ आपको गूगल से इजीली मिल जाएंगे, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैं आपके सामने एक लाइव ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बना के भी दिखाऊंगी जिससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि नीड क्या है, नीड कह लें, ऑब्जेक्टिव कह लें या रिक्वायरमेंट कह लें, इट्स अप टू यू। नीड उनकी है सेफ क्लीन वाटर, ठीक है, ये नीड है। अब ये क्यों ज़रूरी है या ये क्लीन वाटर कैसे आएगा, कोल और सिल्वर, मीन्स टू से सिल्वर आयंस की एड्जॉर्प्शन करवाना चाह रहे हैं ऑन कोल, जिसमें कोल एज एन एड्जॉर्बेंट यूज हो रहा है और सिल्वर आयंस सिल्वर मेटल एज एन एड्जॉर्बेट। जो चीज़ एड्जॉर्ब होती है वो एड्जॉर्बेट कहलाती है और जिस पे एड्जॉर्प्शन होती है उसको एड्जॉर्बेंट कहा जाता है, ठीक है। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज वाली प्लेलिस्ट में अगर आपने वो वीडियोस चेक नहीं की उसके स्टार्टिंग वीडियोस, तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप उनको लाजमी चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे काम है, फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन है, फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन है या एड्जॉर्प्शन है या किसी भी और टेक्निक को यूज़ करके आप वाटर को ट्रीट कर रहे हो तो वो पूरी प्लेलिस्ट और ये पूरी प्लेलिस्ट आर्टिकल राइटिंग की और थीसिस राइटिंग की प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद क्या होगा, जब कोल और सिल्वर को इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एड्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। यहाँ पे एड्जॉर्प्शन हो रही है और एट द एंड यहाँ पे सेफ एंड क्लीन वाटर यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्टिमम कंडीशंस उन्होंने साइट पे मेंशन किया, आप इस तरह का ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकते हो। अब ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट ज़रूरी नहीं कि जो मैंने आपको दिखाए हैं आपने सारी वही कॉपी करना है। अगर आप कॉपी करोगे तो आपको रिव्यूअर उसी टाइम कह देगा कि इस तरह का ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑलरेडी पब्लिश्ड है, आप ये इस तरह का फॉर्मेट नहीं बना सकते। आपने कलर स्कीम चेंज करनी है, आपने स्टाइल चेंज करना है, आपने उसमें कोई न्यू चीज़ लेके आनी है।
सारी वही चीज़ें आपने मिक्स करके नहीं लिख देनी, कोई इनोवेशन आप करें, कोई थोड़ा सा ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में कोई न्यू चीज़ ऐड करें इनसे हट के। अभी तक आप देख लें कि हर पेपर में वही एड्जॉर्बेंट है, एड्जॉर्बेट है, वाटर पोल्यूटेड वाटर स्टार्ट में दिखाया गया है, फिर एड्जॉर्बेंट है, एड्जॉर्बेट है, फिर एड्जॉर्प्शन है, फिर उसके बाद क्लीन वाटर है और ऑप्टिमम कंडीशंस हैं, फिर या किसी पेपर में आइसोथर्म मॉडल्स हैं या काइनेटिक मॉडल्स हैं। तो इससे थोड़ा सा हट के आपने ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट अपना बनाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ ये थी कि यहाँ पे उन्होंने लिखा था कि यहाँ पे बैच एड्जॉर्प्शन हो रही है, ये एक न्यू चीज़ थी। आप बैच एड्जॉर्प्शन मेंशन करें, आप अगर एड्जॉर्प्शन के अलावा डिजॉर्प्शन की आप उसको भी मेंशन करें, आपने इफेक्ट ऑफ अनाइंस के टाइम्स देखा है आप उसको भी मेंशन करें ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में। इट्स अप टू यू कि आप अपने सारे पॉइंट्स को किस तरह एक फिगर में समराइज करते हो, और वो फिगर ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना इतनी ज़्यादा लेंथी हो या बहुत ही ज़्यादा फिगर्स लगी हों, आपने उसको अपने स्टाइल में उसको समराइज़ करना है। तो यहाँ पे ये ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट आपके पास, ये हमने 4 ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट अभी तक एज अ सैम्पल चेक किए हैं। उसके बाद एक और ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चलते हैं। ये पेपर है मेसोपेरस एक्टिवेटेड टाइटेनिया बेस्ड का बायोकार, जो उन्होंने फिश स्केल से बनाया है और उसको यूज़ किया है एज एन एब्जॉर्बेंट हैवी मेटल्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो इस पेपर का ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट, ये भी पेपर जर्नल ऑफ डिस्पर्जन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पब्लिश्ड हुआ है। इस पेपर का ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट अगर हम चेक करें तो ये आपके सामने ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत ही कंसाइज और एक डायग्राम में सारे स्टेप्स को डिस्कस करने वाला। यहाँ पे ये फर्स्ट इसकी ओवरऑल लुक है। अब इसको थोड़ा सा जूम करके इसको पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। ये पहले नंबर पे तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव मेंशन कर दिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्होंने बायोकार नैनो कंपोजिट बनाने हैं इस बायोजॉर्बेंट के और फिश स्केल यूज़ करके। क्यों बनाने हैं? फॉर रिमूवल ऑफ हैवी मेटल्स जिंक और आयरन, यानी कि इस पेपर में उन्होंने 2 मेटल्स रिमूव करवाई हैं, जिंक और आयरन, वेस्ट वाटर से, ठीक है। तो आपने इस तरह का ऑब्जेक्टिव अगर आप इस बॉक्स की शक्ल में लिखना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू, अगर आप उसको लाइन की शक्ल में लिखना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू, अगर आप उसको राउंड सर्कल की शक्ल में लिखना चाह रहे हैं इट्स अप टू यू। अपने कलर स्कीम, अपने लिखने का स्टाइल और डिज़ाइन, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करते हो। बातें सारी यहीं मिलेंगी आपको। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट तो यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन उसको बताने का, लिखने का स्टाइल बंदे का अपना होता है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, हैवी मेटल्स आयरन की रिमूवल है, जिंक है और आयरन है, यानी कि इनकी ये जिंक और आयरन मेटल्स दिखाई गई हैं वाटर के अंदर। और टाइटेनिया बेस्ड जो बायोकार नैनो कंपोजिट है, ये देखें उसकी सैम इमेज शो की है। आप सैम और FTIR इमेज भी ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में लगा सकते हो, आप मैकेनिज्म की फिगर भी लगा सकते हो ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में, इट्स अप टू यू, ठीक है। उसके बाद एड्जॉर्प्शन हो रही है और ये उनके पास जो है वो क्लीन वाटर आ रहा है, यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूजिंग मेसोपोरस एक्टिवेटेड टाइटेनिया बेस्ड बायोकार सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फिश स्केल, ये इनका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट रखे थे, टोटल 5 ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट हमने एज अ सैम्पल आपके सामने रखे हैं। होप्स हो के काफ़ी हद तक आपको ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट की समझ आ चुकी होगी और ये आइडिया हो चुका होगा कि ये कैसे कौन कौन सी चीज़ें ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में होनी चाहिए और कौन सी होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाएं। मैं आपके सामने एक लाइव ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बना कर दिखाऊंगी, इनसे थोड़ा सा मिलता जुलता ही होगा। मीन्स टू से डाई है, वाटर है और एरो कहाँ से लेने हैं, गूगल से कैसे सर्च करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट लाइव कैसे बनाते हैं। जी, तो ये मैंने पावर पॉइंट ओपन कर ली, ठीक है। पावर पॉइंट में भी बना सकते हैं, वर्ड फाइल में भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मुझे ज़्यादा इजी ये लगता है कि मैं पावर पॉइंट पे इस ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाऊँ, ठीक है। आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, लिखना है ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑन एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज या मेटल आयन या फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन, फोटो लाइटिक डिग्रेडेशन, जो भी आपका टॉपिक है आपने उस पर ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट को सर्च करना है। आपने फिर इमेजेस पे जाना है, यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस देखें आपके सामने शो हो गए, जो कि ये शो कर रहे हैं कि ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट डिफरेंट पेपर से लिए गए हैं। और हर ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट को अगर आप यहाँ पे चेक करें तो कलरफुल चीज़ें आपके पास आ रही हैं, ठीक है। तो ये जैसे एक ये ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें क्या है कि अगर आप चेक करें तो इन्होंने आयरन ऑक्साइड लिया है और इसको यूज़ करके ये रिमूवल करवाई है डाई की, ठीक है। कॉन्गो रेड डाई है और आयरन ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स लिए हैं, ठीक है। तो ये कॉन्गो रेड डाई की स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर जो है अमाइनो ग्रुप जो है, सॉरी एजो ग्रुप जो मौजूद है
ये ऐसे ग्रुप जो है ये कॉन्गोनाइट डाई में मौजूद होता है, ठीक है। और इसकी हमें ये तो बात क्लियर होगी कि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की एक तो इन्होंने एड्जॉर्बेंट की शक्ल में मेंशन किया है, और दूसरा ये एक मैकेनिज्म भी है, और मैकेनिज्म को ही उन्होंने ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। मीन्स टू से कि ये एड्जॉर्बेंट की सरफेस है जिसके ऊपर ये फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स देखें यहाँ पे डाई के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, और ये इंटरेक्शन करते करते यहाँ पे जब इसके साथ इंटरेक्शन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी तो यहाँ से इसकी बॉन्डिंग टूट जाएगी और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगी। तो जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगी तो हम उसको कहते हैं कि डाई डिग्रेड हो गया है, या एड्जॉर्ब हो गया है, या उसकी रिमूवल हो गई है, ठीक है। तो आप इस तरह गूगल पे सर्च करके डिफरेंट काइंड्स के ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट को फाइंड आउट कर सकते हो, उनका आइडिया ले सकते हो। और अगर हम एड्जॉर्प्शन के अलावा अगर हम आप फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन पे काम कर रहे हो तो आप उसके भी ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्च कर सकते हो, फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन ऑफ डाइज। तो फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन में फॉर एग्जांपल ये एक आपके सामने ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट मैंने ओपन किया है। इसमें क्या है, आरएससी पब्लिशिंग का या उस जर्नल का ये ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है। इसमें देखें ये लाइट है जी, ये विजिबल लाइट आ रही है, और यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आ जाते हैं जो कि डाई एड्जॉर्प्शन करते हैं। अब लाइट की मौजूदगी में क्या मैकेनिज्म होता है डाई डिग्रेड होने का, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटो कैटालिटिक डाई डिग्रेडेशन की वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसको लाजमी चेक कर लीजिएगा। फोटोलाइटिक और फोटो कैटालिटिक राउंड अबाउट सेम मैकेनिज्म है इन दोनों का। जस्ट डिफरेंस ये है कि फोटो कैटालिटिक में कैटालिस्ट यूज़ होता है, और कैटालिस्ट की इन्वॉल्वमेंट के साथ डिग्रेडेशन ज़्यादा हो जाती है। लाइट उसमें भी होती है, फोटो कैटालिटिक में भी होती है, और फोटोलाइटिक में भी लाइट होती है, लेकिन फोटो कैटालिटिक में कैटालिस्ट की मौजूदगी ज़्यादा डिग्रेडेशन कर देती है, जबकि फोटोलाइटिक में जस्ट विजिबल लाइट या कोई भी यूवी लाइट जो भी आप यूज़ कर रहे हो जस्ट वही होती है, उसमें कोई कैटालिस्ट यूज़ नहीं होता। तो इस तरह के आपने डिफरेंट फॉर एग्जांपल ये एक बहुत अच्छा ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है, 3D फॉर्म में ये बनाया गया है। यहाँ पे क्या गया, ये ग्राफीन टाइटेनिया की ये सरफेस है, ठीक है। ये डाइज हैं, कलरफुल सब्सटेंसेस हैं, ये विजिबल लाइट आ रही है। तो यानी कि विजिबल लाइट की मौजूदगी में इस कंपोजिट के ऊपर, इस एड्जॉर्बेंट के ऊपर डाइज की डिग्रेडेशन हो रही है। तो ये आपको आई होप कि यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा 3D एनिमेशन की शक्ल में ये बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रिसेंट एडवांसेस इन ग्राफीन बेस्ड टाइटेनिया कंपोजिट्स फॉर फोटो कैटालिटिक मीन ये टाइटेनिया का कैटालिस्ट यूज़ किया है, और साथ में ये उन्होंने विजिबल लाइट को शो करने के लिए सन को शो कर दिया है, ये विजिबल लाइट आ रही है, ठीक है, और यहाँ से डाइज की डिग्रेडेशन हो रही है। तो इस तरह की जिसको हम कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं, ये तस्वीर बोल रही है, यानी कि ये डाइज उन्होंने और कुछ नहीं लिखा है, ना ऑप्टिमम कंडीशंस, ना कुछ इस तरह की परसेंटेज रिमूवल या आइसोथर्म मॉडल काइनेटिक मॉडल्स, जस्ट उन्होंने ये विजिबल लाइट का सोर्स शो कर दिया, डाई और कंपोजिट या कैटालिस्ट जो उनका यूज़ हो रहा है। तो ये तस्वीर खुद बोल रही है कि मैं क्या हूँ या मेरा टॉपिक क्या है, ठीक है। तो मैं इस तरह का चाह रही हूँ कि आप अगर अपना ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाएं तो सेम इस तरह का बनाने की कोशिश करें, या इससे मिलता जुलता जो कि थोड़ा बहुत क्रिएटिव भी हो, थोड़ा बहुत इनोवेटिव भी हो, और बहुत ज़्यादा भी मुश्किल ना हो, बहुत ज़्यादा आसान भी ना हो, लेकिन उसको देख के समझ आ जाए किसी अननोन बंदे को भी कि आपका काम किस टॉपिक पे है, ठीक है, ना कि उसको समझाना पड़े, इतना ही आप मुश्किल बना दो कि उसको समझ ही ना आए कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब आपसे ये एक और मैं अगर ओपन करूँ तो ये देखें बहुत अच्छा है। इसमें क्या है, ग्रीन सेंसिस की हुई है, ये ग्रीन सेंसिस के लिए उन्होंने प्लांट भी शो किया हुआ है। मीन्स टू से ये बायोजॉर्बेंट यूज़ कर रहे हैं। ग्रीन सेंसिस किसकी कर रहे हैं, नैनो पार्टिकल्स की। ये नैनो पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाए हुए हैं, फोटो कैटालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब फोटो कैटालिसिस मीन्स लाइट की मौजूदगी में कैटालिसिस कर रहे हैं, किन की कर रहे हैं, ये डाइज की। ये डाइज की अब रिमूवल हो रही है, डिग्रेडेशन हो रही है, इनको गुस्सा आ रहा है, इनकी शक्लें देखें आप, जैसे यहाँ पे ये नैनो पार्टिकल्स बने बड़े खुश हैं जी, हम डाइज को जाके डिग्रेड करेंगे। तो ये उनकी डिग्रेडेशन हो रही है, ये लाइट की तरफ से ये देखें 7 कलर्स लाइट के आ रहे हैं, और इधर से उनकी जो है नैनो पार्टिकल्स भी आ रहे हैं, और ऊपर से लाइट सोर्स भी आ रहा है, उनकी डिग्रेडेशन हो रही है, और ये वाटर प्योरीफाई होकर चिट्टा गोरे रंग का हो गया है। तो मीन्स टू से इस तरह का ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट जो कि थोड़ा बहुत इनोवेटिव हो, ट्राई करें कि आप इस तरह का बनाएं। रही बात एरोस की कि एरोस कहाँ से लेने हैं, तो आपने क्या करना है, जाना है जी गूगल पे, आपने लिखना है कलर्ड
एरोज जो आप लेना चाह रहे हो आप उस वो कलर भी मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये कलर्ड एरोज लिखा है, इमेजेस पे जाएं आप, यहाँ पे आप डिफरेंट देखें, ये एरोज आपके सामने आ गए हैं। आप इनमें से किसी भी एरो का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप फॉर एग्जांपल ये वाला मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे अगर मुझे ये वाला अच्छा लगा है या ये वाला अच्छा लगा तो मैं इतने ही से का स्क्रीनशॉट ले लूँगी और इसको यूज़ करूँगी मैं अपने पावर पॉइंट में। और यहाँ पे अगर मैं आपके सामने रखूँ, फॉर एग्जांपल मैं डाइज़ की एब्जॉर्प्शन करवाना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा डाइज़। डाइज़ को लिखने के बाद मैं गई इमेजेस पे, तो ये देखिए ये मेरे पास डाइज आ गए। इनमें से मेरा कौन सा स्पेसिफिक या सिलेक्टेड डाई है मैं उसको मेंशन करूँगी, उसकी डायग्राम लूँगी। फॉर एग्जांपल अगर कॉन्गो रेड डाई है, कॉन्गो रेड डाई, कॉन्गो रेड डाई, ये आप इसकी स्ट्रक्चर फार्मूला भी लगा सकते हो, आप इस तरह का उसकी पाउडर फॉर्म भी लगा सकते हो। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, कॉपी इमेज। पावर पॉइंट पे आके मैंने जहाँ पे मैं बनाना चाह रही हूँ ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट, मैं वहाँ पे उसको पेस्ट कर दूँगी। ये अब मुझे इतना हिस्सा इसका जस्ट चाहिए था, ये जस्ट डाई चाहिए था, मैं इसको कर लूँगी जी क्रॉप। क्रॉप करने से क्या होगा कि मुझे जस्ट इसकी पाउडर फॉर्म मिल जाएगी। जितना भी आपको डाटा चाहिए, अगर आप वो किसी और पिक के साथ मर्ज है तो आप उसको उतना क्रॉप करके इजीली यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैंने क्रॉप कर लिया और ये मेरे पास कॉन्गो रेड डाई आ गया। ठीक है, इसकी मैं अगर आउटलाइन ऐड करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके जाऊँगी ये पिक्चर बॉर्डर पे। पिक्चर बॉर्डर पे जाके मैं इसकी आउटलाइन ऐड कर दूँगी, मीन्स टू से मैंने इसकी ब्लैक कर दी। ठीक हो गया, तो ये ब्लैक आउटलाइन इसकी ऐड हो गया। अगर मैं इसका टाइटल नीचे लिखना चाहूँ तो मैं वो भी लिख सकती हूँ कि इसका टाइटल क्या होगा। तो इसको मैं कॉपी उठा के यहाँ पे ले आऊँगी और यहाँ पे इसका मैं लिख दूँगी ये क्या है जी, कॉन्गो रेड डाई है, तो कॉन्गो रेड डाई। ठीक हो गया। इसके बाद एरोज की बात है, तो एरोज में अगर मैं जाऊँ तो कलर्ड एरोज, ठीक है, कोई भी एरो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अगर आप यहाँ से करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप इंसर्ट पे जाके लगाना चाह रहे हैं एरोस तो वो मैं आपको मेथड बता दूं कि आपने क्या करना है। इंसर्ट पे जाना है, मेन्यू बार में ऊपर इंसर्ट पे जाके आपने शेप्स पे चले जाना है। शेप्स पे आपने एरो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ये सिंगल लाइन एरो लेना चाह रहे हो तो ये आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इस तरह का एरो लेना चाह रहे हो तो आप ये भी ब्लॉक एरोस भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। इसको मैंने बड़ा किया इस तरह, ठीक है। इससे वो थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसका एंगल चेंज करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अगर कलर चेंज करना है तो ये शेप आउटलाइन शेप फिल का ऑप्शन यहाँ शेप इफेक्ट का नज़र आ रहा है, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने ये एरो यूज़ नहीं करना, गूगल से सर्च करना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू, आप यहाँ से डिफरेंट एरोज़ ले सकते हैं, उनका स्क्रीनशॉट लेके, या अगर आपने सर्कुलर फॉर्म में एरोज़ लगाने हैं तो आप इस तरह के एरोज़ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एरो है, इसको मैं लेती हूँ या इस तरह का एरो, ठीक है। इसका ये एरो मैं लूँगी, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ या मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। स्क्रीन नहीं पकड़ ले लें या स्क्रीनशॉट ले लें, एक ही बात है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। आप इसको कॉपी भी कर सकते हो जैसे हमने पहले किया, फिगर को कॉपी करके आप उसका फिर भी इसको क्रॉप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, मैं ले आई जी पावर पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे मैंने लगा दिया ये एरो, ठीक है। अब इसको मैं उठा के यहाँ से उठा के यहाँ ले आती हूँ। इसका एंगल चेंज करना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लगा सकती हूँ, मैं इसको इस तरह का के ऊपर भी लगा सकती हूँ, इस तरह सीधा भी लगा सकती हूँ। इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से यूज़ करना चाह रहे हो। उसके बाद आपने क्या एब्जॉर्प्शन की डायग्राम लगानी है, क्लीन वाटर की लगानी है, आप उनकी लगा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कोई भी क्लीन वाटर की अगर मैं डायग्राम निकालना चाहूँ तो क्लीन वाटर में देखें इस तरह के डायग्राम भी आप लगा सकते हैं। क्लीन वाटर, ये जो ड्रिंकिंग वाटर है ये भी क्लीन वाटर में ही है, लेकिन हमने ड्रिंकिंग वाटर की डायग्राम नहीं लगानी। वो क्यों नहीं लगानी, क्योंकि
ये वाटर ट्रीट हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये वाटर पीने के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि अभी भी इसमें कुछ ना कुछ पोल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आप एड्जॉर्प्शन के ज़रिए, जो हम लैब में एड्जॉर्प्शन करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, उसके ज़रिए हमें ड्रिंकेबल वाटर इतना नहीं मिलता है। इसका एक अलग से प्रोसेस और किया जाता है, जो उसके बाद पानी जो है वो ड्रिंकेबल होता है, लेकिन फिर भी क्लीन वाटर इतना ज़रूर हो जाता है कि हम इसको वॉशिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकें। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह के क्लीन वाटर को लगाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला क्लीन वाटर है, ये भी लग सकता है, ये डायग्राम भी लग सकती है। अगर आप इसकी इमोजी की शक्ल में कोई क्लीन वाटर निकालना चाह रहे हैं तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्लीन वाटर मीन्स ये हैप्पी इमोजी है, मीन्स टू से ये वाटर को भी रिप्रेजेंट कर रही है, वाटर ड्रॉप को, और क्लीन भी है। आप इस तरह की डायग्राम भी लगा सकते हैं। तो ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में आपने क्या करना है, आप इस तरह की डायग्राम भी लगा सकते हैं। ये क्लीन वाटर अब प्योरीफाइड हो गया है, इससे पहले आप पोल्यूटेड वाटर जो है उसकी गुस्से वाली कोई इमोजी लगा दें। तो आप इमोजी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लगाती हूँ पोल्यूटेड वाटर की कोई इमोजी लगाती हूँ, तो ये देखें ये वाटर पोल्यूटेड है जी। इस तरह की आप इमोजी लगा सकते हैं स्टार्ट में, और एंड पे आप क्लीन वाटर की इमोजी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल ये हैं, तो यहाँ पे ये सैड है, ये हैप्पी है, ये पोल्यूटेड वाटर आप कह दें, इसको क्लीन वाटर कह लें। तो आपने इसको अपने अंदाज में, अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट को लिखना होता है। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस एंगल से लेके चलते हो। कलरफुल रखना है, चीज़ों को ज़्यादा इनोवेटिव वे में लिखने की कोशिश करनी है आपने। इसी तरह आपने आगे पिक्स लगाते जाना है, जिस तरह से आप लिखना चाह रहे हो आपने इस तरह का ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बना लेना है। जब आपने सेव करना है तो इसको PNG की फॉर्म में सेव करना है। ठीक है, यानी कि पिक की शक्ल में सेव करना है, पावर पॉइंट की शक्ल में सेव नहीं करना, क्योंकि जब आप किसी जर्नल में पेपर सबमिट करवाते हो तो वहाँ पे वो आपसे ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट PNG की शक्ल में या JPG की शक्ल में मांगता है, PPT की शक्ल में ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट नहीं मांगता। ठीक है, तो आपने इस तरह सारा ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बना लेना है। मैं सारा नहीं बना के दिखा रही, क्योंकि सारे स्टेप्स मैंने आपको समझा दिए हैं। आपने डायग्राम लेनी है, यहाँ पे पेस्ट करनी है, डिफरेंट एरोस लेने हैं, लिखना अगर चाह रहे हैं तो लिख लें। अगर आप उसको लिखने के अलावा अगर आप जस्ट उसको वैसे डायग्राम की शक्ल में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू, आप उसको वैसे भी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट। अगर आपको माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ स्किप हो गई हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा पहुंचा हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर किया करें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जिन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं है या जिनको इस तरह की वीडियोस नहीं मिलती जिसमें लाइव वो सारी चीज़ें बताते हैं आपको, तो उन तक भी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे और उनके लिए भी रिसर्च का जो मरहला है, कठिन मरहला है, वो थोड़ा बहुत आसान हो। तो थैंक यू वेरी मच। इससे अगली वीडियो में यहाँ पे हमने ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट को स्टडी किया, मीन्स टू से हमारे टाइटल पेज बनाना, सबसे पहले टाइटल सिलेक्ट करना, फिर टाइटल पेज बनाना, फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखना, कीवर्ड्स लिखना, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ तक के पोर्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो उससे नेक्स्ट वीडियो में ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट से जो अगली वीडियो है उसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट को स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट किसी भी रिसर्च पेपर का कैसे लिखा जाता है और उसमें कौन सी चीज़ें होती हैं, उसके बाद हम मेथडोलॉजी की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी तक के लिए ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट आई होप सो कि आपको समझ आ चुका है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, हम उसको इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।